देखो बेटा, ये सवाल मैंने एडवांस वालों को दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जेईई मेंस में भी और नीट में भी मुझे करा देना चाहिए, इसलिए करा देता हूँ, क्या पता आ ही जाए ये कंसेप्ट। लिखो क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर, in each of the following draw cis and trans isomer and predict which has greater dipole moment. Predict which isomer has greater dipole moment. CCl3 क्या है? वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा जान लो। CCl3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वेरी हाई। अब देखिए सर, आइसोमेरिज्म बहुत टफ जा रहा है। बेटा देखो, टफ अगर किसी को जा रहा है तो ये देखिए, ये आपका दिमाग खोल रहा है बेसिकली। मैं तो यही बोलूंगा इस चैप्टर को, ये बिल्कुल मैच स्टिक के गेम जैसा है। जैसे लिखा रहता है कि मैच स्टिक रहती है, इसको हटाकर ये बनाओ, इसको हटाकर ये बनाओ, इट इज लाइक दैट ओनली। मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑप्टिकल। सेकंड नंबर पे कौन सा है? कंफर्मेशन। थर्ड नंबर पे कौन सा है? टॉटोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल, और फिर बाकी बचे हुए सारे। तो ये जो बचे हुए सारे हैं, यही सबसे ज्यादा टफ होते हैं, इसमें से आने के चांसेस सबसे कम है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और इसमें से शायद आ जाए। इसमें से आने के चांसेस प्रैक्टिकली वेरी लेस। सबसे आसान है ये कंफर्मेशनल। तो आज हम करेंगे कंफर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, इनको रोटेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। लिखो, पहले लिखो, conformational isomers are stereoisomers. Conformational isomers are stereoisomers which have same molecular formula, same structural formula, but differ in arrangement of atoms in space due to free rotation around C single bond C single sigma bond। देखो, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कैसी होती है?
जैसे मान लीजिए ये एक CH3 है और एक ये CH3 है, मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए ये आराम से ऐसे घूम सकता है, तो सर घूमने में भी एनर्जी लगेगी। इसको ऐसे घूमने में पहली बार डबल बॉन्ड होता, अगर डबल या पाई बॉन्ड होता तो ये उंगली उंगली बंधी रहती, फिर बॉन्ड तोड़ के घूमना पड़ता। लेकिन पहली बात, बगैर बॉन्ड तोड़े इसको फ्रीली तुम घुमा सकते हो। लेकिन इसको घुमाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इसको रोटेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसके बाद ये क्या हो सके, रोटेट हो सके। ठीक है, तो इसको घुमाने की एनर्जी को क्या बोलते हैं, मतलब इसको ऐसा समझ लो कि ये ऐसे है और इसको ये देखो, ये CH3 ये CH3, तो ये ऐसे 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 बहुत, अब मेरा हाथ तो पूरा ऐसे घूम नहीं पाएगा, लेकिन ये आप बड़े आराम से यूं घुमा सकते हो। ये देखो दिलेर मेहंदी ने बहुत पहले सिखा दिया था, तुनक 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 तुनक, ये देखो बड़े सिंपली ये कैन रोटेट लाइक दिस। तो इसको रोटेट करने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशनल एनर्जी बहुत ही कम होती है। ठीक, यहां पे क्या होता है, फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती थी, याद करो। ये देखो बंधा होता था। अब अगर इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो ये बॉन्ड क्या होगा बताओ, ब्रेक करना पड़ेगा। ये ब्रेक करोगे तभी अब ये घूम सकता है। ये बंधे बंधे ये अगर बॉन्ड बनाए तो ये घूम नहीं सकता। अब ये घूम सकता है, ये सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड, लेकिन सोच के देखो अगर ये बांध दिया, अब बताओ क्या तुम यहां से ऐसे घुमा पाओगे? बिल्कुल नहीं घुमा पाओगे, है कि नहीं। यहां से तुम इसको घुमा ही नहीं सकते। अगर घुमाना पड़ेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। इसीलिए पाई बॉन्ड डज नॉट अलाउ फ्री रोटेशन। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं था। लेकिन इसकी, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या है, सिग्मा बॉन्ड अलाउज फ्री रोटेशन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर भी बहुत ही आसानी से ये रोटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा समझो, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी चाहिए होती है इसको घुमाने के लिए 10, और रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है 30। एक ऐसे ही वैल्यू बोल रहा हूँ, रैंडम वैल्यू मान लो, रूम टेम्परेचर पे चाहिए 10 किलो कैलोरी पर मोल, और रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल कितनी होती है, 25 किलो कैलोरी। तो ये आराम से घूमता रहता है। ठीक, फ्री रोटेशन। ठीक है, तो अब बताओ कितने आइसोमर बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आर, इनको क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आर पॉसिबल। कैसे सर? ये देखो, उंगली के सामने उंगली, अंगूठे के सामने अंगूठा, इस उंगली के सामने ये उंगली, ये अभी इनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो हर एक एंगल पर एक नया क्या आता जा रहा, कन्फर्मर। जैसे 0 डिग्री 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ये देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो 0.01, 0.02, 0.03। तो बताओ 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कितने एंगल पॉसिबल है? इनफाइनाइट एंगल पॉसिबल है। याद करो, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। तो 0, 360 डिग्री के बीच में भी कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट।
ये देखो अभी अभी एक ये कन्फर्मर हो गया, ये वाला हल्का सा रोटेट किया 0.1 डिग्री 0.1 डिग्री 0.1 डिग्री 0.1 डिग्री 0.1 डिग्री, जैसे जैसे हल्का हल्का, ये देखो हाथ देखो रोटेट होते जा रहे हल्के हल्के, जैसे जैसे रोटेट होगा एक नया क्या बनता चला जाएगा, कन्फर्मर। तो इसीलिए किसी के भी जिसमें भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अगर पूछा जाए कितने कन्फर्मर्स बनेंगे तो एक ही आंसर है, क्या, इनफाइनाइट। चलिए तो बहुत अच्छी बात हुई, क्यों, फिर अभी तक हमारा दिमाग तो इसी में खराब रहता था कि कितने बनेंगे। तो सर ये तो बड़ा ही अच्छा प्यारा सुंदर सा आइसोमेरिज्म है, इसमें तो हमसे कोई पूछेगा ही नहीं कि कितने बताओ कितने आइसोमर बनेंगे। किसी में भी अगर कोई पूछेगा कितने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स है, तो हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। क्या ये बात सही है सर? बेटा बिल्कुल सही है, कि कभी भी पूछा जाए कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है तो क्या बोलोगे, कितने पॉसिबल है, तो हमेशा एक ही जवाब है, क्या, इनफाइनाइट। ठीक ठीक, तो लिखो नीचे लिखो, infinite number of conformational isomers are possible, infinite number of conformational isomers are possible since the energy required for rotation along sigma bond, since the energy required for rotation along sigma bond is very less, is very less and is available at room temperature. ठीक, आगे लिख लो, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्री रोटेशन इज नोन एज, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्री रोटेशन इज नोन एज रोटेशनल एनर्जी। ठीक, हेडिंग डालो, कॉज ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो ये लिखो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन एल्केन इज फॉर्म्ड बाय, carbon carbon sigma bond in alkane is formed by overlapping of अभी लिखो फिर समझाता हूं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आगे लिखो सिग्मा बॉन्ड इज symmetrical about, sigma bond is symmetrical about internuclear axis, sigma bond is symmetrical about internuclear axis due to symmetry, infinite number of arrangements are possible. Infinite number of arrangements are possible in space. It is called as free rotation. It is called as free rotation. देखो इथेन, देखो ये sp3 है, ये भी क्या है sp3,
ठीक, अब यहां देखो इस बॉन्ड के अराउंड क्या है, फ्री रोटेशन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ये देखो sp3 है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने एंगल हो सकता है भाई, कोई भी एंगल हो सकता है। अभी देखो ये एंगल कौन सा हो सकता है, ये आपको बात और समझ में आएगी। फिर से देखो ये दोनों सामने सामने थे, एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 4.1 4.2 4.3 4.2 ऐसे घूमता चला जाएगा। तो कितना घूम सकता है, बीच में कितने एंगल हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लिखो इसके बाद, मीथेन हैज इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। इथेन हैज इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक, इस लाइन के पहले लिखो, ये जो भी लाइन लिख रही है, देखो हेडिंग डालो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन। Conformational isomerism in ethane। देखो ethane has infinite conformational isomers। ethane has infinite conformational isomers। ठीक, तो इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट में से एक क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, और एक क्या होगा, सबसे कम स्टेबल। तो लिखो, वन ऑफ द आइसोमर विल हैव, आउट ऑफ इनफाइनाइट आइसोमर, वन ऑफ द आइसोमर हैज मिनिमम एनर्जी, ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, and one isomer has maximum energy, ब्रैकेट में लिखो मिनिमम एनर्जी। तो लिखो, दे आर नोन एज स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड, staggered and eclipsed isomers respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले मिनिमम आया यानी मिनिमम एनर्जी वाला कौन सा है, स्टैगर्ड, बाद में मैक्सिमम आया यानी मैक्सिमम एनर्जी वाला कौन सा है, इक्लिप्स्ड। ठीक है, तो देखो लिख लो, पहले लिखो, पहला इक्लिप्स्ड लिखो, इन इक्लिप्स्ड आइसोमर, अभी लिखो पहले फिर समझाता हूं। इन इक्लिप्स्ड आइसोमर, देखो पहला इक्लिप्स्ड, इन इक्लिप्स्ड आइसोमर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स इज मिनिमम, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम इज मिनिमम, सो द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मैक्सिमम, so the force of repulsion is maximum, therefore energy is maximum and stability is minimum। ठीक है, दूसरा स्टैगर्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर, देखो इक्लिप्स में क्या है, हाइड्रोजन, दो कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम। ठीक, लिखो स्टैगर्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर, उसमें लिखो
In staggered isomers, the distance between hydrogen atoms is maximum. Hence, the force of repulsion is minimum. Hence, the force of repulsion is minimum. Therefore, energy is minimum. Therefore, energy is minimum and stability is maximum. तो देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टैगर्ड की ज्यादा होगी किससे, एक्लिप्स से। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्लिप्स की। अब हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो लिखो बेटा पहला सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। दूसरा न्यूमैन, देखा घोड़ा और नया आदमी। ठीक, अब देखो, अभी लिखना नहीं समझना। देखो मैं इथेन बनाता हूं तो दो केस एकदम आपको समझ में आएंगे। ये देखो, ठीक, ये देख के शायद आपको फील आए। देखो दोनों में क्या फर्क है, इसको सोचो ऐसे निकाल के देखो, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे निकालो तो देखो क्या दिखेगा। ये कार्बन और ये वाला कार्बन, इस कार्बन के ठीक पीछे एक कार्बन दिखेगा, सोच के देखो। ये देखो, सपोज ये फ्रंट वाला कार्बन है F, तो ये बड़ा वाला सर्किल फ्रंट वाला कार्बन है, ये पीछे वाला कार्बन है। ये देखो, ये डॉट जैसा दिखेगा। अगर मैं सोचूं, ये देखो, इसको मान लो यूं करो ऐसे, तो बताओ इसको उठा के यूं करो, तो बताओ ये पीछे वाला कार्बन, ये उसके आगे वाला कार्बन। ये देखो, ये ऐसा सोच लो कि डॉट मान लो आगे वाला कार्बन है F, तो इसके 3 H देखो, एक H ये, एक H ये, एक H ये इसके H हो गए। अब इसको यूं उठाओगे तो ये पीछे वाला कार्बन है, ये हो गया बैक कार्बन। अब बैक कार्बन में H देखो, इसका H और इसका H, एक के पीछे एक आ रहा है, ये देखो, इसका H और इसका H, इसका H और इसका H। ठीक, तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। बोलो भाई, क्योंकि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, एक्लिप्स। ये देखना पड़ेगा आपको, देखो देखेगा तब। ये सोचो ऐसे रखा है, इसको उठा के यू देखो, यू 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको बोलते हैं सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, जिससे आपको 3 डायमेंशनल व्यू मिले। और इसको क्या बोलते हैं, न्यूमैन। इसको लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये ज्यादा समझ में आता है। इसमें आपको समझ में आ रहा है, ये डॉट है, ये आगे वाला कार्बन है, उस पर 3 H है, ठीक है। ये समझिए ऐसे करके, सपोज जैसे ये आगे वाला कार्बन, इस पे 3 H यूं लगे, और ये मेरा कंधा समझ लो पीछे वाला कार्बन, इस पे 3 H यूं लगे।
ठीक। अब देखो ये वाला, इसको कैसे बनाओगे? ये देखो आगे वाला कार्बन और ये देखो पीछे वाला कार्बन, खुद सोचो ऐसे आएंगे? बोलो। तो इसमें एक के पीछे एक है और इसमें देखो मैक्सिमम दूरी पे है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? छितरा हुआ। छितरा हुआ क्या होता है? मतलब बिखेर दिया जिसको, दूर दूर हो गया। और ये क्या है? इक्लिप्स्ड। ये क्या है? स्टैगर्ड। इक्लिप्स को देखने का एक और नजरिया है जो मैं देखता हूं, जैसे आपने डांस शो देखे होंगे। डांस शो में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ग्रुप ऑफ डांसर है तो सबसे आगे एक ऐसे खड़ा हो जाता है, उसके पीछे सब खड़े हो जाते हैं, आगे वाला डांसर हाथ ऐसे करता है, ठीक है। जब हाथ उसके ऐसे रहते हैं आगे वाले डांसर के, तो सबके पीछे पीछे हाथ रहते हैं, मतलब इस डांसर के हाथ ऐसे, तो इसके पीछे वाले डांसर के हाथ ऐसे, सबके पीछे। तो आगे से फ्रंट से देखोगे तो लगेगा एक ही डांसर है, लेकिन फिर एकदम से उसके केवल हाथ दिखते हैं और पीछे से बहुत सारे हाथ दिखने लगते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसा अपीयर होता है कि आगे वाले के बहुत सारे हाथ हैं। तो पीछे वाली बॉडी सबकी क्या हो गई? इक्लिप्स हो गई कि नहीं? खुद सोचिए, जो डांस होता है उसमें आगे वाला ऐसे खड़ा है, आगे वाले डांसर ने पीछे वाले डांसर को क्या कर रखा है? इक्लिप्स कर रखा है। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? कि किसी के पीछे छुप जाना। जैसे ये बॉटल आ गई तो शायद मेरी नाक इस समय इक्लिप्स्ड हो गई, मेरी आंखें भी, तो इक्लिप्स्ड यही होता है। तो जैसे जो आगे वाला डांसर है उसने हाथ ऐसे कर रखे, तो पीछे वाले सारे डांसर क्या हुए? छुप गए। तो ये देखो, लग नहीं रहा है कायदे से, तो ये हाइड्रोजन हमें दिखना भी नहीं चाहिए, समझो बात को, ये बिल्कुल पीछे होगा, समझिए मेरी बात को। ये तो हमें दिखेगा ही नहीं कायदे से, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, लेकिन हमें पता करना है कि पीछे क्या है, इसलिए क्या करते हैं? एकदम पास में ऐसे करके बना देते हैं, इससे पता चले कि पीछे वाले के पास कौन सा हाइड्रोजन है। कायदे से ये कैसे है? ये देखो, ये आपको देखने में क्या लग रहा है? हल्का सा यूं, हल्का सा यूं नहीं है। ये देखिए, ये आगे वाला हाइड्रोजन, ये पीछे वाला, ठीक। तो ये देखो कैसे है, बिल्कुल एक के पीछे एक। तो इसके पीछे जो पीछे वाला हाइड्रोजन है, ये वाला, ये दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन हल्का सा ऐसे बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए आगे कौन सा ग्रुप है और पीछे कौन सा ग्रुप है। कायदे से प्रैक्टिकली कैसे होते हैं? यूं। ये देखो, तो आगे वाले मार्कर ने क्या किया? पीछे वाले को इक्लिप्स कर लिया। तो ये देखो, आगे वाला हाइड्रोजन, ये पीछे वाला हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? इक्लिप्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। और ये देखो स्टैगर्ड, ये देखो, ये फैला हुआ है, ये पीछे वाला, ये आगे वाला। बनाओ इसे और इमेजिन करो। ये इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुद सोचो, इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो या फिर इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो, एक से दूसरा बन जाएगा। ठीक है, अब खुद सोचो, इसको 60 डिग्री में हम रोटेट करते हैं तो ये पीछे वाला पूरा रोटेट होगा। रोटेट आगे वाले को भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली पीछे वाले को रोटेट करते हैं, देखने में आसानी होती है। तो ये एंगल बताओ कितना होगा? खुद सोचो बेटा, पूरा कितना है? 360। पूरा सर्कल कितना होगा? ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना होगा? 360। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 360 अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये एंगल कितना रहेगा? यानी ये आगे वाला हाइड्रोजन, ये पीछे वाला हाइड्रोजन, तो ये देखो ऐसे रहेगा ये। तो अगर इनको पास लाके देखो इमेजिनरी, तो इनके बीच में एंगल कितना दिखेगा? 60 डिग्री। ये देखो ऐसे है। इस वाली लाइन और इसके बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। इस एंगल को क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल। देखो
ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इस एंगल को कितना बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। देखो डाईहेड्रल एंगल, स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी यार मुझे किसी को। स्पेलिंग गूगल कर लेना यार, मिल जाएगी। डाईहेड्रल एंगल गूगल कर लेना बेटा, सही स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। डाईहेड्रल एंगल, ठीक। तो ये देखो इस तरह से बनेगा ये, ठीक। अगर ये नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल देता हूं। देखो नोट ऐसे लिख लो, समझो। जैसे ये ए है, ये बी, और ये मान लो सी। सी नहीं, इसको मान लो ए बी डी। ये मान लो एक्स वाई जेड। तो देखो कैसा होगा, देखना ए, ये वाला बी, ये वाला डी। फिर ए के पीछे क्या है एक्स, डी के पीछे क्या है जेड, और बी के पीछे क्या है वाई। देखो शायद इससे आपको समझ में आए, नोट करके लिख लो अलग से, इसका उससे कोई मतलब नहीं। देखो इसी तरह फिर से हम करते हैं, इसको बी, इसको डी, इसको ए, ठीक। अब देखो इसको मैंने 60 डिग्री घुमाया है, तो y क्या होगा, ऊपर आ जाएगा इधर। z क्या होगा, इधर आ जाएगा। भाई 60 नहीं, सीधे नीचे लाओ 180 डिग्री। इसको पूरा घुमाओगे ना, ये कितना घुमाओगे, पूरा 180 घुमाओगे यूं नहीं, 60, एक सेकेंड, एक्लिप्स है ना, 60 घुमाओगे इसको, तो 60 घुमा दो भाई। हाँ ये देखो, ये बन जाएगा z, ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा y। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब खुद सोचो, जो इक्लिप्स है, फिर से देखो, ये है, ये इक्लिप्स है, और ये क्या है स्टैगर्ड, ठीक। ये इक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड। तो 60 डिग्री, तो ये देखो एनर्जी डायग्राम अगर मैं बनाऊं एंगल के साथ, सपोज एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। क्यों, ये भी अभी बताता हूँ। इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होगी, तो सपोज ये इक्लिप्स की एनर्जी है, ठीक। फिर 0 डिग्री से तुम 60 डिग्री पे आए, तो जैसे 60 डिग्री, ये कितनी एनर्जी है इक्लिप्स की, और ये कितनी एनर्जी है स्टैगर्ड की। तो अब देखो, चलो पहले ये समझ लेते हैं एक बार, इसमें दिक्कत क्या होती है, इक्लिप्स क्यों कम स्टेबल होता है, पहले ये समझते हैं। अभी लिखाता हूं, पहले समझ लो। देखिए दो टाइप के रिपल्शन होते हैं,
एक स्टेरिक रिपल्शन और एक बॉन्ड पेयर रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन का मतलब क्या होगा, ये देखो इक्लिप्स में क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास पास है। इस हाइड्रोजन में क्या होगा आपस में, स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन क्या होता है, भीड़ भाड़ की वजह से रिपल्शन, जब बड़े बड़े ग्रुप आ जाए। ठीक है, कैसे, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है यहाँ पर देखो, जब एक के पीछे एक है तो अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास पास है, लेकिन जैसे ये दूर कर दो, अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर दूर हो गए। या अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो ऐसा समझ लो, अभी इन दोनों के न्यूक्लियस क्या है, पास पास, अभी न्यूक्लियस क्या हो गए, दूर दूर, तो रिपल्शन, इसलिए इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा इक्लिप्स में। और खुद देखो यहां पर क्या है, ये दूर दूर चले गए कि नहीं चले गए, यहाँ पे ये बिल्कुल पास पास है और यहाँ पे ये क्या हो गए, दूर दूर चले गए। ठीक, तो ये वाला जो रिपल्शन होगा इसको क्या बोलेंगे, स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, स्टेरिक रिपल्शन या फिर वंडरवॉल रिपल्शन। ठीक, अब देखो दूसरा, इसमें देखो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इसके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, पास पास होंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, दूर दूर है। बोलो भाई है कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड पेयर है, मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पीछे वाले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, भाई कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा तो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो इन इलेक्ट्रॉन, अब ये देखो दूर दूर है तो इसमें क्या होगा, लेस रिपल्शन। ये पास पास है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन। तो इसमें स्टेरिक रिपल्शन भी है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, दोनों ही है, स्टेरिक रिपल्शन भी और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी। ठीक, इसको स्टेरिक रिपल्शन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, और ये बॉन्ड पेयर इसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो समझो, अभी लिखाऊंगा ये, समझो पहले। सपोज करिए तो इक्लिप्स में सबसे ज्यादा रिपल्शन होंगे क्योंकि सबसे पास पास है, जैसे जैसे तुम एंगल 60 पर लाओगे वैसे वैसे ये दूर जाते जाएंगे। भाई 60 पे धीमे धीमे क्यों लाओगे, एकदम से तो आएगा नहीं। भाई ये है, सपोज ये 0 डिग्री पर है, ठीक, ये 60 है। अब सोचो कभी ये 10 आया होगा तो रिपल्शन कम हुआ, 12 आया और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, सबसे कम कितने पर हुआ, 60 डिग्री पर। तो ये देखो ये एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये हो गया 60 डिग्री। फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 60 से 120, तो 120 पे क्या हो जाएगी, फिर से ज्यादा। मैं छोटे डायग्राम में बना देता हूँ इसे। ये देखो ये देखो, ये स्टैगर्ड की एनर्जी हो गई, और ये एनर्जी किसकी हो गई, एक्लिप्स की। 60 डिग्री पर घुमाया तो एक्लिप्स से स्टैगर्ड, फिर घुमाया तो 120 पर क्या बन गया, एक्लिप्स, फिर 60 पर, यानी अब 60 यानी कितना हो गया, 180, अब कितना हो गया 240, अब कितना हो गया 300,
अब कितना हो गया 360। तो 360 का तो मैंने मतलब कितना होता है 0 डिग्री। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड। तो पूरा घुमाने में 1 2 3 बार इक्लिप्स्ड बना और 3 बार क्या बना स्टैगर्ड। ठीक है, घुमाते चले जाओ। चलो सर हमें नहीं समझ में आया, देखो अच्छा चलो घुमाते हैं। इक्लिप्स था 60 डिग्री घुमाया, ये बना, पीछे वाला फिर 60 डिग्री घुमाओ। चलो घुमा घुमा के बनाते हैं, देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है भी कि नहीं। घुमाओ इसको पीछे वाले को। फिर से 60 डिग्री घुमाओगे पीछे वाले को पूरा, बताओ इसके पीछे आ जाएगा, ये देखो। ठीक, कितना घूम गया टोटल 120। फिर से 60 डिग्री घुमाओ पीछे वाले को, खुद देखो बेटा क्या बनेगा। ये देखो ये बन गया। ठीक, फिर से घुमाओ 60 डिग्री। ठीक, तो देखो इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, फिर देखो घुमाओ 60 डिग्री। ठीक, 120, 180, 240, 300। ठीक, अब 360 घुमाओगे तो देखो फिर यही बन जाएगा। और 360 का मतलब क्या होता है घुमाना, किसी को 360 से घुमाना मतलब पूरा घुमा के वही ओरिजिनल ले आना। तो खुद देखो इक्लिप्स्ड 60 डिग्री घुमाए, स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स। तो पूरा घुमाने में 3 इक्लिप्स 3 स्टैगर्ड बनते हैं। बनाओ। पहले ये बनाओ, ये लिखो, फिर समझाता हूँ। पीछे वाले को घुमाते चलो, खुद से ही बनाओ बेटा, देख के मत बनाओ।
लिखो इन अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री in a rotation of 360 degree, three times eclipsed and three times staggered isomer are formed. Three times eclipsed and three times staggered isomer is formed. ठीक, देखो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन staggered and eclipsed is 12.55 किलोजूल पर मोल is 12.55 kilojoule per mole. This difference in energy is very small. This difference in energy is very small. ठीक, therefore conformational isomers cannot be isolated. Therefore conformational isomers cannot be isolated because they go on interconverting into each other. They go on interconverting into each other. ठीक, ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन, बताओ स्टैगर्ड फॉर्म में होंगे रूम टेम्परेचर पे कि इक्लिप्स्ड फॉर्म में होंगे? ऑब्वियसली जो ज्यादा स्टेबल है उसके फॉर्म में होंगे, तो लिखो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टैगर्ड फॉर्म while a few are in eclipsed form. While a few are in eclipsed form. ठीक, स्टार बना के एक पॉइंट लिखो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, when temperature is increased, number of staggered molecule decreases. Number of staggered molecule decreases and number of eclipsed molecule increases. Number of eclipsed molecule increases. ठीक, अब लिखो स्ट्रेन्स इन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। स्ट्रेन मतलब रिपल्शन, लिखो स्ट्रेन स्लैश रिपल्शन इन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। नहीं, एक पॉइंट लिख लो पहले स्टार बना के कि देखिए दो तो हो गए आपके मेजर, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। इनके अलावा जितने भी हैं भाई, इक्लिप्स और स्टैगर्ड एंगल कितना हुआ देखो, 0, 60, 120, 180, 240, 300, फिर यहां से फिर चालू हो जाएगा 360, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्या है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। इनके अलावा जितने भी आइसोमर हैं उनको क्या कन्फर्मेशनल, उनको क्या बोलोगे, स्क्यू आइसोमर्स। इसके अलावा जितने भी हैं उनको क्या बोलोगे, स्क्यू आइसोमर्स।
ठीक है, तो नोट करके लिख लो, अदर देन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म, other than eclipsed and staggered form, the conformational isomers are known as skew isomers. The conformational isomers are known as skew isomers. फिर नोट 2 लिखो, कन्फर्मर्स किसको बोलते हैं? कन्फर्मर्स, यही कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, या फिर इनको एक और नाम है क्या, रोटामर्स। कन्फर्मर्स या फिर रोटामर्स, यही कन्फर्मर्स या फिर रोटामर्स क्या है? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? कन्फर्मर या फिर रोटामर्स। तो लिखो, कन्फर्मर्स या फिर रोटामर्स आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। They are not true isomers as they cannot be separated. As they cannot be separated. इसका मतलब क्या हुआ कि सर क्या हम स्टैगर्ड मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं? क्या हम ऐसा मॉलिक्यूल ले सकते हैं जो स्टैगर्ड हो और ऐसा ले सकते हैं जो एक्लिप्स्ड हो? नहीं, क्योंकि स्टैगर्ड अगर तुमने लिया भी तो 1 सेकंड में हजारों लाखों बार वो पूरा रोटेशन मार देता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल तुम ले लो, तुम कह नहीं सकते ये स्टैगर्ड है, इक्लिप्स्ड है कि स्क्यू है। डायहेड्रल एंगल कितना है तुम कमेंट ही नहीं कर सकते। क्यों? 1 सेकंड में हजारों लाखों बार वो पूरा रोटेट हो जाएगा। क्यों? सिंगल बॉन्ड के अराउंड एनर्जी कितनी चाहिए रोटेशन की? वेरी लेस। तो हजारों लाखों बार रोटेट हो जाएगा, इसीलिए तुम ना ही किसी मॉलिक्यूल को बोल सकते हो कि ये स्टैगर्ड है, ना ही किसी मॉलिक्यूल को क्या बोल सकते हो कि वो क्या है, एक्लिप्स्ड है। इसीलिए सेंटेंस क्या लिखाया कि दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड का मतलब इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी तक हमने जितने भी आइसोमर पढ़े हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े, तो उन सबको अलग अलग किया जा सकता है। कि मान लो जैसे सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन मैं अलग अलग कर सकता हूं कि भाई इधर वाला मेरे हाथ में ये जो है ये सिस 2 ब्यूटीन है और इधर वाला जो है वो ट्रांस 2 ब्यूटीन है। हाँ, इनको मैं अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इक्लिप्स्ड है या स्टैगर्ड। क्यों? क्योंकि अगर इक्लिप्स्ड मैंने गलती से पकड़ भी लिया तो 1 सेकंड में लाखों बार ये रोटेट करके स्टैगर्ड इक्लिप्स पता नहीं क्या क्या बना लेगा। समझ गए? इसीलिए इनको ट्रू आइसोमर नहीं बोलते, इसीलिए इनको गिनते भी नहीं है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कितने आइसोमर्स हैं इसमें, तो कभी भी उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को नहीं गिनते। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टैगर्ड, उसके बाद स्क्यू, और सबसे कम कौन सा होगा? इक्लिप्स्ड। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ठीक है। अब हेडिंग डालो स्ट्रेन्स। स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? रिपल्शन। इन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, स्ट्रेन्स इन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इन कन्फर्मर्स। पहला स्टेरिक स्ट्रेन, या फिर वंडर वॉल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन या फिर वंडर वॉल स्ट्रेन। ठीक,
दूसरा टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तीसरा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, तीसरा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ये मैं समझा तो आपको चुका ही हूं, फिर से बताता हूं। देखो पहला स्टेरिक स्ट्रेन या फिर वंडर वॉल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन या फिर वंडर वॉल स्ट्रेन। तो लिखो दिस इज ड्यू टू क्राउडिंग, दिस इज ड्यू टू क्राउडिंग। देखो एक्लिप्स, देखो ये एक्लिप्स है। इसमें देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, आगे पीछे हैं। ये देखो ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम। तो इसमें देखो क्या होंगे, आपस में रिपल्शन होंगे। ये देखो इन दोनों में रिपल्शन होंगे और इन दोनों में भी क्या होंगे, नेट रिपल्शंस। ये मैं बोला था इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये और ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन। ठीक है, क्राउडिंग, क्राउडिंग, रिपल्शन ड्यू टू क्राउडिंग। ठीक, दूसरा टॉर्सनल स्ट्रेन। देखो टॉर्सनल स्ट्रेन इज ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। टॉर्सनल स्ट्रेन इज ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, इसी फिगर में बता देता हूं। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये देखो, तो इनकी वजह से क्या हो रही है, टॉर्सनल स्ट्रेन, क्योंकि इनमें क्या आ रहा है, रिपल्शन। ये देखो, और यहां पर क्या आ रही है, इनकी वजह से स्टेरिक स्ट्रेन। और ये क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन क्यों होती है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इट इज बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक, ये क्या है, स्टैगर्ड। इसमें ये भी दोनों दूर है, ये दूर है, तो इसमें क्या है, स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है। और ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या है, दूर दूर है, तो इसमें क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी क्या है, कम। ठीक है, तो एक्लिप्स, स्टैगर्ड। ठीक है, तो बोथ एक्लिप्स लिख लो, बोथ
steric as well as torsional strain is higher in eclipsed. Both steric as well as torsional strain is higher in eclipsed and lower in staggered. ठीक है, ठीक। तीसरा लिखो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। तो लिखो देयर इज नो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन इथेन बिकॉज बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रोटेशन। बिकॉज बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रोटेशन। अच्छा, ये एक बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बॉन्ड एंगल चेंज होता है। देखिए, जब हम रोटेट करते हैं तो बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होता, डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है। देखो ये कार्बन, सोचो ये कार्बन sp3 है, ये 3 है, इनके बीच का एंगल कितना 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये 3 है, इनके बीच का एंगल कितना, इस कार्बन का sp3 109 डिग्री। तो जब घुमा रहे हैं तो देखो क्या इनका रिलेटिव एंगल आपस में चेंज हो रहा है? नहीं, ये अभी भी 109 है, अभी भी हमेशा, ये भी हमेशा घूमते समय 109 है। तो बॉन्ड एंगल नहीं चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रहा है? आपस का एंगल, यानी ये तीनों का इन तीनों के साथ एंगल। ये देखो, इसका मैं चेंज नहीं कर रहा हूं एंगल, ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये घुमा रहा हूं। तो जब ऐसे घुमा रहा हूं तो बताओ, ये पहले जितना था एंगल अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है। ये मेरे ऐसे रोटेट हो रहा है बस। तो रोटेशनल एंगल, इसको रोटेशनल एंगल को क्या बोलते थे? डाइहेड्रल एंगल। तो बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होता। बॉन्ड एंगल क्या है? दो उंगलियों के बीच का एंगल, यानी कार्बन HHH। तो ये बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज, लेकिन कौन सा एंगल चेंज होता है? डाइहेड्रल एंगल। ठीक, अब हेडिंग डालो, कन्फर्मर्स ऑफ N-ब्यूटेन along C2C3। Conformers of N-butane along C2C3। C2C3 का मतलब क्या हुआ? दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच। इस पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट आएगा तो इसी में से आना चाहिए, मेरी समझ ये कहती है। ये देखो N ब्यूटेन है, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं एक H, एक और H, एक CH3, इसी तरह एक CH3, एक H, एक और H। तो हम क्या इसके अलॉन्ग रोटेशन देख रहे हैं, ठीक है। ठीक, इसके अलावा हम रोटेशन देख रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 इसी का हमें देखना है, ठीक। तो इसके अलावा कितने आइसोमर बनेंगे? इनफाइनाइट कन्फर्मर्स। उसमें से हेडिंग डाल ली, पता नहीं मैंने हेडिंग डलवाई कि नहीं डलवाई, तो डाल लो कन्फर्मर्स ऑफ N-ब्यूटेन अलोंग C2C3। हेडिंग नहीं डलवाई तो डाल लो कन्फर्मर्स ऑफ N-ब्यूटेन अलोंग C2C3, ठीक। अब देखो इसमें कौन कौन से आइसोमर बने हैं, देखते हैं। तो ये इनमें से किसी को भी आगे वाला कार्बन मान लो, किसी को भी पीछे वाला। ये देखो सपोज, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है तो CH3 के सामने CH3, ये देखो ये CH3, इसके सामने CH3। एक्लिप्स से शुरू करते हैं, ठीक। 60 डिग्री रोटेट करो। ये बनेगा 60 डिग्री और रोटेट करो।
ये बन गया। फिर 60 डिग्री रोटेट करो। फिर से 60 डिग्री रोटेट करो। ये एक बार और 60 डिग्री रोटेट करो। ये बनेगा। अब देखो फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये बन जाएगा। तो 6 बने इसमें। अब तुम बताओ इसमें इक्लिप्स कौन कौन से हैं? एक के पीछे एक। देखो ये इक्लिप्स, ये इक्लिप्स, ये। अब मुझे ये बताओ कि क्या सारे इक्लिप्स और सारे स्टैगर्ड एक जैसे हैं क्या? बताओ। देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाकी दोनों इक्लिप्स से तो फर्क है। 2 CH3 सबसे बड़े ग्रुप है, देखो। और ये इक्लिप्स है, लेकिन इस इक्लिप्स और इन दोनों इक्लिप्स में क्या फर्क है? इसमें CH3 के पीछे CH3 आ रहा है, यानी बड़े ग्रुप के पीछे बड़ा ग्रुप आ रहा है। और इसमें क्या है? बड़े ग्रुप के पीछे छोटा ग्रुप आ रहा है। इसमें बड़े ग्रुप के पीछे बड़ा ग्रुप आ रहा है, इसमें क्या है? बड़े ग्रुप के पीछे छोटा ग्रुप आ रहा है, बड़े ग्रुप के पीछे छोटा ग्रुप आ रहा है। ठीक है ना? तो अब बताओ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड या फिर इसको क्या बोलते हैं? फुल्ली एक्लिप्स्ड। इसको क्या बोल देंगे? फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये एक्लिप्स तो है, लेकिन कैसा एक्लिप्स है ये? फुल्ली एक्लिप्स्ड। और ये दोनों क्या है? पार्शियली एक्लिप्स्ड। ये भी क्या है? पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब बताओ, कि अब जो 3 स्टैगर्ड है उसमें कोई फर्क है क्या? बताओ। 3 स्टैगर्ड है, उसमें कोई फर्क हो तो बताओ। देखो ये भी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड, लेकिन इन तीनों स्टैगर्ड में देखो तो इसमें 2 ग्रुप जो बड़े वाले अपोजिट साइड पर है और इन दोनों में 60 डिग्री पर है। तो खुद बताओ सबसे ज्यादा स्टैगर्ड कौन सा होगा? ये वाला। तो जब दोनों बड़े ग्रुप अपोजिट साइड पर हैं तब इसको क्या बोलते हैं? एंटी। एंटी। और इनको क्या बोलते हैं यहां पर? गौचे या फिर स्क्यू। इन दोनों गौचे या फिर स्क्यू। ठीक। तो अब तुम बताओ,
स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एंटी की। और सबसे कम किसकी होगी? फुली एक्लिप्स्ड की। पार्शियली एक्लिप्स्ड इससे ज्यादा होगा और इससे ज्यादा क्या होगा? गॉचे। तो फिर एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली सबसे कम होगी एंटी की, फिर गॉचे की, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड, उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स्ड। अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं ठीक, इसकी एनर्जी होती है +3.5 किलो जूल, मतलब इसकी जितनी है उससे 3.5 इसकी ज्यादा होती है। ठीक, इसकी 12.13 किलो जूल पर मोल और फुली एक्लिप्स की 15 किलो जूल। ये तो एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा फुली एक्लिप्स की। इसकी जितनी है उससे इतनी ज्यादा इसकी, इतनी ज्यादा इसकी, फिर इतनी ज्यादा इसकी। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये समझ लो एंटी, एंटी सबसे ज्यादा, फिर गॉचे, गॉचे के बाद क्या है? पार्शियली एक्लिप्स्ड, और फिर यहाँ क्या है? फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो देखो 0 डिग्री पे क्या था? फुल्ली एक्लिप्स्ड। 60 डिग्री पर क्या है? गॉचे पे आया, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो 60 डिग्री पे देखो आया किस पे? गॉचे पे। फिर 120 डिग्री पर किस पे आया? पार्शियली एक्लिप्स्ड पे। ठीक, फिर 180 डिग्री पर किस पे आया? एंटी पर, सबसे कम एनर्जी। फिर देखो, फिर 60 डिग्री पर आया तो पार्शियली एक्लिप्स्ड। ये कितना हो गया? 240। फिर 60 डिग्री बढ़ाया तो फिर किस पे आ गया? गॉचे पर। और फिर देखो बढ़ाया तो फिर कहाँ चला जाएगा? पार्शियली एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये क्या है? डाइहेड्रल एंगल। लिखो नोट, in few cases where hydrogen bonding is possible, in few cases where hydrogen bonding is possible, Gauche is more stable than Nt. Gauche is more stable than Nt. गॉचे वाला मोर स्टेबल होता है एंटी से। देखो
देखो ये देखो ये एक्स वाई है, ठीक। तो क्या क्या हो सकता है, देखो एक्स वाई, ओ एच NH2 जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, NH2 OH OHF FF NH2COR, मतलब कुछ भी जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकता है, ClOH एक्सेट्रा। तो इन सब केसेस में क्या है, गॉचे इज मोर स्टेबल देन एंटी। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जेई वाले एक चीज और लिख लें, COH at low pH, only for JEE advanced. For example, देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला देखो इथाइलिन ग्लाइकोल, एग्जाम्पल 1, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन नेम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले होती कब थी, जब ये होता था AHB, A और B क्या होने चाहिए थे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन सम केसेस क्लोरीन भी हो सकता है। तो देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस। तो इनके बीच में क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखो इस कार्बन पे क्या लगे, 2 H और एक OH, OH H H। तो ये देखो ये देखो, तो AHB मिल रहा है, ये देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ये गॉचे है, देखिए गॉचे है, फिर भी इट इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड, सॉरी एक्लिप्स बोल रहा हूं, एंटी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, क्यों, इतने दूर दूर है, इतने दूर तो पॉसिबल है नहीं, तो एंटी से ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल 2, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट, यानी ये देखो ये वाला जरा स्टेबल है। तो इसी तरह इसमें से कुछ भी ले सकते हो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो। तो जनरली ये वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, गॉचे एंटी। और अगर नॉर्मल की बात करें, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तब कौन ज्यादा स्टेबल है, एंटी ज्यादा स्टेबल है। देखो फॉर एग्जांपल
और NH3 प्लस NH3 प्लस। अब देखो इसमें होगा ही नहीं, इसमें आपस में रिपल्शन होगा। दो हेलोजन ले लिए, ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, आयोडीन आयोडीन। ठीक है, तो ये टॉपिक लगभग हाफ एन आवर का बचा है, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।